एक युवती सुसाइड कर लेती है और उसकी मोबाइल की जब तफ्तीश करती है पुलिस, तो उसके हाथ जो सुराग लगते हैं उससे ऐसा एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, कुछ न कुछ ऐसा खेल जिसे खौफनाक खेल कहा जा सकता है। आखिर कौन था जो कर रहा था उसके साथ इस तरह की दरिंदगी, और उसके बाद उस दरिंदगी की वीडियो बना रहा था। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु हाजिर हूँ आप सभी के साथ, और बताना चाहता हूँ कि अजमेर राजस्थान की एक युवती ने सुसाइड कर लिया। जब उसकी मोबाइल चेक की गई तो उसमें तमाम अश्लील वीडियो मिले। मंगेतर उसके साथ कर रहा था दुराचार, और दुराचार क्या कहेंगे, उसका शोषण, इस तरह का उसका ब्लैकमेलिंग। पूरी खबर पर आते हैं और जानते हैं पूरी बात को। उसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि बीएसएफ का जवान कितना अमीर हो सकता है। आप लोग अंदाज़ा लगाइए उसके पास क्या क्या हो सकता है, कितनी संपत्ति और जायदाद तैयार कर सकता है। पूरी खबर पर आते हैं, आप लोगों को बताते हैं। मंगेतर की ओर से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने व जल्दी शादी का दबाव डालने से परेशान होकर युवती ने सुसाइड कर लिया। उसके मोबाइल से उसी के अश्लील वीडियो मिले हैं। युवती के पिता ने घटना के 7 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है। मामला अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। पिता ने युवती के मंगेतर पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। वह फाइनेंस कंपनी में काम करता है। आपको बताएं कि पिता ने बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, पिता का ट्रांसपोर्ट का काम है, और लड़का जो है फाइनेंस कंपनी में काम करता है, ऐसा बताया जा रहा है। 8 जनवरी को लखनऊ में थे वो, और वहां पहुंचने के बाद शाम करीब 5 बजे मोबाइल पर उसके छोटे भाई का फ़ोन आया, यानी लड़की के छोटे भाई का, और सूचना दिया कि बेटी ने घर पर कमरे में फांसी लगा ली है। 10 जनवरी को सुबह 6 बजे वह अजमेर आ गए। बेटी का मोबाइल देखा तो उसमें बेटी का अश्लील वीडियो बना हुआ था, जो मंगेतर सन्नी रावत ने बनाया था। ये मंगेतर था उसका, सन्नी रावत। क्या है पूरा मामला, पूरा जान लीजिए। 11 साल के भतीजे ने बताया कि दीदी जिस समय फांसी लगाई उससे थोड़ी देर पहले सन्नी रावत घर के बाहर आया, बोला कि देख कर आ कि वो क्या कर रही है। इस पर भतीजा अंदर गया तो देखा युवती फंदे पर लटकी थी। थोड़ी देर पहले वो घर पर आया था, बोला देख कर आओ क्या कर रही है। ऐसे में अन्य परिजनों को बताया। भतीजे से यह भी पता चला कि फांसी लगाने से कुछ समय पहले कमरे में बेटी मोबाइल पर सन्नी से बात कर रो रही थी, बोल रही थी कि वह गाली गलौज न करे। उसका छोटा भाई पास खड़ा है। उसके बाद दीदी ने मुझे ऊपर कमरे में जाने को कहा जिस समय उसने फांसी लगाई। उस समय उसकी माँ और भाई गाय को चारा डालने के लिए खेत पर गए हुए थे। माँ बाहर वाले कमरे में बैठी थी। युवती के चाचा बॉडी को लेकर अस्पताल गए तो सन्नी रावत भी अपनी मां के साथ पहुंच गया। युवती को मृत घोषित करने पर सन्नी, उसकी मां, बहन ने डेड बॉडी से सोने के जेवर उतार लिए। युवती की सगाई 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले उसी युवक से हुई थी और युवक के साथ हुई थी, नहीं किसी और युवक के साथ हुई थी। जी, पिता ने बताया सन्नी रावत ने सगाई तुड़वा दी किसी और युवक के साथ, जिससे 4 साल पहले सगाई हुई थी। उसकी सगाई ये सन्नी रावत जो है वो तुड़वा दिया था। पिता ने बताया कि सन्नी रावत ने सगाई तुड़वाने के बाद सन्नी रावत पुत्र महेंद्र रावत, सन्नी की मां, मेरी पुत्री पर सन्नी के साथ शादी करने का दबाव बना रहे थे। इन लोगों ने पहले शादी तुड़वाया किसी और से जो तय हो गई थी, और फिर दबाव। कई बार सन्नी रावत को समझाया गया कि युवती को परेशान न करे, पर वह नहीं माना। आखिर उसके परिजन को घर जाकर भी समझाया, वे शादी पर अड़े थे। इसके बाद युवती के पिता शादी करने के लिए राजी हो गए। दिसंबर में दोनों की सगाई भी कर दी गई। अभी हाल ही में शादी के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन बाद में जल्दी करने का दबाव बनाने लगे। पिछले 1 महीने से युवती को परेशान किया जा रहा था। पूछने पर बताया गया कि सन्नी जल्दी शादी करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इस पर सन्नी को बुलाया और 2 माह में शादी करने के लिए बोला, लेकिन वह नाराज होकर चला गया।
पिता ने बताया कि मौत के बाद चौथे दिन बेटी के मोबाइल में उसके अश्लील एवं आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। इसके बाद समझ में आया कि सन्नी उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर लिया। अब आप लोग सोचिए कि इस तरह से अगर लड़कियों को कहीं ना कहीं उकसाया जाने लगा या प्रेरित किया जाने लगा, मानसिक स्तर पर दबाव बनाया जाने लगा, तो लड़कियां आमतौर पर इस तरह के ही निर्णय लेती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लड़ना या बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना सभी को नहीं आता। एनएसजी में तैनात अफसर से मिले 14 करोड़ कैश। सोचिए, बीएसएफ जवान, क्या बात है, जवान नहीं कहेंगे, अफसर था वो, बीएसएफ का ऑफिसर था, महाठग निकला ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी थोड़ी देर बाद बोलेंगे ये बात। एनएसजी में तैनात अफसर था ये, 14 करोड़ कैश मिले हैं उसके यहाँ से और 7 BMW मर्सिडीज कार मिली हैं। फर्जी आईपीएस बनकर ठगा 125 करोड़ रुपए। सोचिए, फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था ये। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव के घर से 14 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 7 लग्जरी कार बरामद किया है, जिसमें BMW, जीप और मर्सिडीज बेंज जैसी विदेशी कंपनियों की कारें भी शामिल हैं। यह बरामदगी गुरुग्राम पुलिस ने यादव की पत्नी, प्रवीण यादव की पत्नी ममता यादव, बहन रितु और अन्य साथियों को गिरफ्तार करने के साथ की है। बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट प्रवीण फिलहाल डेपुटेशन पर गुरुग्राम के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी में पोस्टेड है। सोचिए, बड़े पद पर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना ज्यादा आय, इतना ज्यादा इनकम कैसे क्या किया ये बताते हैं आपको। प्रवीण पर खुद को आईपीएस अफसर के तौर पर पेश करते हुए लोगों से करीब 125 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। यह रकम एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर ली गई थी। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह के मुताबिक प्रवीण को स्टॉक मार्केट में करीब 60 लाख रुपए का लॉस हुआ था और उसने इस रकम का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को ठगने की योजना बना ली। यानी एक जगह से मात खाया तो दूसरे जगह पर से ये रिकवरी करने का इसने प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक प्रवीण यादव को हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन लोगों को ठगने से बड़ी रकम मिलने के कारण उसने ट्रांसफर पर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अभी कुछ दिन पहले सीधे अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। भाई, इतना रुपया जिसको मिल जाएगा वह कोई व्यवसाय, बिजनेस, आराम पसंद तलब कर लेगा, लेकिन नौकरी क्यों करेगा? तो उसने इस्तीफा बाकायदा दे दिया था और जांच पड़ताल जब हुई तो पूरी बात सामने आई, कहानी सामने आई कि लगभग 125 करोड़ रुपए उसने लोगों से ठगे थे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर एनएसजी के अलग अलग डिवीजनों में। तो ये थी खबर। इस तरह की खबरों से आप लोग सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सजग रहना है जो लोग इस तरह के नौकरी चाकरी या अन्य चीज़ों का झांसा देकर बहुत से सीधे साधे लोगों को चीट कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है बहुत तरह की परेशानियां आ जाती हैं। उसमें कोई निदान नहीं होता है, निवारण नहीं होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करें क्या नहीं करें। 100 साल में ऐसे महामारी, 1 साल तक कैद रहे लोग। पढ़िए पहली से तीसरी लहर का पोस्टमार्टम। कोरोना की 3rd वेव से फिर लौटी दहशत। दोस्तों, आप लोगों को दहशत में नहीं आना है, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं यह मामला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ें हर प्रदेश में हैं जहाँ थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो गई है लॉकडाउन और 3rd वेव की। 100 साल के इतिहास में पहली बार था जब लोग 1 साल से भी ज़्यादा घरों में कैद रहे। यह बात तो आप लोगों ने, सब लोगों ने सहा है, झेला है। राजस्थान ने 24 घंटों में 169 मौतों से लेकर शमशान में अंतिम संस्कार के लिए तरसती लाशों का खौफनाक मंजर देखा है। वो अर्थियां देखी जिन्हें 4 तो क्या 1 कंधा भी नसीब नहीं हो सका। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के इंतजार में सांसें थम गई। कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। तीसरी लहर फिर जख्म देने लगी है, फिर मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह ऐसा हालात नहीं है, कहीं कंट्रोल है, कहीं काबू है। महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करनी होगी, मुंबई में मामला काफ़ी कंट्रोल में है और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि लोगों की सजगता से इसे काबू में लाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं मैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय सिया राम भैया कह रही हैं किरण मिश्रा जी। शुक्रिया किरण मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।